अब अभी तक जो पहली वीडियो थी उसमें आपने पढ़ा था मूल आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी। तीसरी आवर्त सारणी है दीर्घाकार आवर्त सारणी। ये जब आवर्त सारणी दी गई उस वक्त तत्व की संख्या थी 114। सन किस सन में दी गई थी? ये था 1921 में दी गई थी। वैज्ञानिक कौन थे? वैज्ञानिक थे बोर। और आधार क्या था? आधार था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहां पर मेन चीज ये डिफरेंस आता है। मूल आवर्त सारणी में यहां परमाणु क्रमांक था, परमाणु भार, और आधुनिक में परमाणु क्रमांक है, और दीर्घाकार में यहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो परिभाषा क्या बनी? तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आवर्ती फलन होते हैं। यदि तत्वों के भौतिक रासायनिक उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आवर्ती फलन होते हैं। अब आते हैं दीर्घाकार आवर्त के लक्षण। लक्षण बिल्कुल आधुनिक के समान है। हम 5 ही पॉइंट पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा ध्यान नहीं आता। बीटीसी में एक लिमिट में आता है। तो अब इसमें लक्षण आता है नंबर 1। नंबर 1 समूह 7, समूह 9 थे, समूह 9 है, और जिनमें से इनमें फर्स्ट से सेवन तक को ए व बी उपवर्ग यानी उप समूह में बांटा, और 9वां समूह शून्य समूह कहलाया। दूसरा पॉइंट आता है आवर्त। इसमें आवर्त की जो संख्या है वो बिल्कुल सेम आधुनिक के समान है। आवर्त जो रखे गए थे इसमें रखे गए हैं 7। अन्य तत्वों की संख्या क्रमशः 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 अपूर्ण, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 अपूर्ण होता है। तीसरा पॉइंट, एक समूह में उपस्थित सभी तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। इससे फायदा ये होता है कि अगर हम एक तत्व के गुण याद कर लें तो उस समूह के सभी तत्व गुण आसान से याद हो जाते हैं। नंबर 4 लैंथेनाइड व एक्टिनाइड के तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। ये 4 इसमें अब लक्षण हो गए। यानी लैंथेनाइड एक्टिनाइड को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया। और फिर नंबर 5 जो मेन अंतर आएगा, इसे विशेष ध्यान देंगे क्योंकि ये अंतर बहुत पूछा जाता है कि आधुनिक में और दीर्घाकार में अंतर क्या है। तो नंबर 5 दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्त सारणी को एस, पी, डी व एफ ब्लॉक में बांटा गया है। ये मेन चीज है। आधुनिक में ऐसा नहीं किया गया, लेकिन दीर्घाकार में क्या करेगा, पूरी आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में डिवाइड कर दिया? 4। कौन कौन से? एस, पी, डी, एफ, स्पेयर, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल्स। तो ये 4 भागों में डिवाइड किया गया। और नंबर 6 दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को धातु, उपधातु व अधातु में बांटा गया है। तो ये में 2 अंतर
तो ये होगा इसमें कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आधुनिक आवाज सारणी और दीर्घाकार आवाज सारणी में अंतर क्या है, तो ये दो अंतर आपके सामने है। और तीसरा अंतर आप जानते हैं कि आधुनिक आवाज सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है और दीर्घाकार आवाज सारणी इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर बनाई गई है। तो तीन डिफरेंस आपके सामने ये होते हैं। अब आता है कि दोष। लक्षण के बाद में कमी क्या है? कमी बिल्कुल सेम वही है जो कि आपकी आधुनिक आवाज सारणी में थी। तो मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं कमी यानी कि दोष। पहला, H का स्थान न्याय संगत नहीं है, यानी हाइड्रोजन का स्थान न्याय संगत नहीं है। अभी बताया था कि हाइड्रोजन जो होता है ये H है, इसकी प्रॉपर्टी मिलती है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम यानी फर्स्ट ए समूह से, और इसकी मैच करती है किससे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से, यानी इससे मैच करती है दोनों 7th ए से। तो ये फर्स्ट ए से भी गुण मिलते हैं और 7th ए से भी गुण मिलते हैं, किंतु इसे रखा किस में गया? 7th ए में। सॉरी, रखा किस में गया? फर्स्ट ए में। 7th ए में क्यों नहीं रखा गया, इसका कोई कारण स्पष्ट इन्होंने नहीं किया है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का स्थान न्याय संगत नहीं है। दूसरा पॉइंट नंबर 2, लैंथेनाइट व एक्टिनाइट के तत्वों को सारणी में स्थान न देकर उन्हें अलग स्थान पर रखा गया। यानी जो आवाज सारणी बनी है उस आवाज सारणी में ना तो लैंथेनाइट का कोई स्थान है और ना ही एक्टिनाइट का। स्टार्ट उनसे होते हैं पर उन्हें सारणी से नहीं जोड़ा गया, उन्हें अलग स्थान पर नीचे रखा गया, जो कि एक दोष हो जाता है। नंबर तीसरा दोष, संभारी व समस्थानिक को कोई स्थान नहीं दिया गया। यानी कि ये दोष दोनों में ही आ गए, आधुनिक में भी आ गए और दीर्घाकार में भी आ गए। तो इन्होंने कहा कि संभारी और समस्थानिक को आवस्थानिक को स्थान उन्होंने नहीं दिया, ये भी एक इनका दोष है। तो कुल मिलाकर अगर आप आधुनिक याद कर लेते हो तो दीर्घाकार अपने आप याद हो जाती है, तो इससे सारे पॉइंट मैच करते हैं। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर जो आपसे बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं। जैसे सबसे पहला था सेतु तत्व, ब्रिज एलिमेंट। सेतु तत्व आप जानते हैं, सेतु यानी ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? मान लीजिए नहर जा रही है, अब इस नहर से उस पार जाना है तो क्या करना पड़ा? एक पुल बनाना पड़ेगा। अब पुल क्या रहा है? इस वाले भाग को इधर वाले भाग से जोड़ रहा है। तो सेम सेतु तत्व वे होते हैं जो ए उपवर्गों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इसे उदाहरण समझेंगे, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन है, लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, रुबेरियम है और सीजियम है। ये फर्स्ट एलिमेंट है। उधर आ गया कॉपर, आ गया सिल्वर, आ गया गोल्ड। तो ये है फर्स्ट बी एलिमेंट और ये सब फर्स्ट ए। तो यहाँ सोडियम जो होता है उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से मैच कर जाती है। लिथियम की वैसे करती, पर सोडियम की प्रॉपर्टी फर्स्ट ए समूह के एलिमेंट से भी मैच करती है और फर्स्ट बी के एलिमेंट से भी मैच करती है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट ए समूह और फर्स्ट बी समूह के बीच लिंक का काम कौन कर रहा है, जोड़ने का काम कौन कर रहा है? सोडियम। तो सोडियम क्या हो गया? सेतु तत्व। ऐसे आपके पास आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और इसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे जिंक आता है, कैडमियम आता है, मर्करी आता है। आप लेते हैं बेरियम भी लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक ध्यान से देखें इसने, अब यहाँ पर ये सेकंड ए है और ये है सेकंड बी। अब इन दोनों के बीच में मैग्नीशियम आ गया, तो मैग्नीशियम जो है वो सेकंड ए समूह के तत्वों के साथ गुण दर्शा रहा है, लेकिन सेकंड बी के साथ भी दर्शा रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों समूह को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? वो कर रहा है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या हो गया? सेतु तत्व। तो परिभाषा क्या होगी? वे तत्व जो फर्स्ट न लिखे हम ए व बी उप समूह को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे
थर्ड आवर्त के तत्व, फिर तीसरे आवर्त के तत्व। तो वे तत्व जो ए और उपसमूह को जोड़ने कार्य करते हैं सेतु तत्व कहलाते हैं। तीसरे आवर्त के सभी तत्व सेतु तत्व होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सभी क्या है, सेतु तत्व है। समझ में आ गया आपको। अब आगे चलते हैं दूसरा, विकर्ण संबंध। इसके बाद है विकर्ण संबंध। डायगोनल रिलेशनशिप बोल देते हैं इसे, या डायगोनल रिलेशनशिप बोल जाते हैं। विकर्ण संबंध में क्या होता है आप जानते हैं, लंब हो गया, आधार हो गया, तो इन दोनों को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो वो सेम ध्यान देना। मैं पहले यहाँ पे एग्जाम बता रहा हूँ। आप लिथियम के नीचे जाता है सोडियम, बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे आता है एल्युमिनियम, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन आता है, फिर नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है, और फिर ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। ये सब सेकंड है और ये क्या है, थर्ड आवर्त, और ये ग्रुप समूह, और ये आवर्त है। तो इसका एक यानी लिथियम के गुण मैच करते हैं किससे, मैग्नीशियम से। तो देखो विकर्ण बन गया, जैसे करिए विकर्ण संबंध। बेरिलियम के मैच करते हैं किससे, एल्युमिनियम से, बोरॉन के सिलिकॉन से, कार्बन के फास्फोरस से, नाइट्रोजन के सल्फर से। यानी कि दूसरे आवर्त के कुछ तत्व तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ भिन्न भिन्न समूह में होते हुए भी, ये समूह यहाँ पे है, इसमें सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, भिन्न भिन्न समूह में होते हुए भी गुणों में समानता दर्शाते हैं, और इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। तो अब परिभाषा देख लीजिए यहां से, सेकंड आवर्त के तत्व थर्ड आवर्त के तत्वों के साथ भिन्न भिन्न समूह में होते हुए भी गुणों में समानता दर्शाते हैं, जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं। तो दूसरे आवर्त के तत्व तीसरे आवर्त के तत्व के साथ भिन्न भिन्न समूह में होते हुए गुणों में समानता दर्शाते हैं, जिसे हम विकर्ण संबंध कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लिथियम ले लिया, नाइट्रेट ले लिया, नाइट्रेट लो अपनी मर्जी, नाइट्रेट लेते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लिया, और सोडियम नाइट्रेट ले लिया। तो ये टूट कर देगा NaNO2 प्लस O2। बैलेंस कर लेंगे इसको, 2 यहां लगा देते हैं, और ये टूट कर कहता है MgO प्लस NO2। जब नाइट्रिक ऑक्साइड रहता है साथ में O, अगर आप डबल कर देंगे इसे तो ये बैलेंस में यहाँ 2 हो जाएगा, इसको भी आप यहाँ 2 रखेंगे, इसको यहाँ 2 रखेंगे, तो देखो 6 ऑक्सीजन होती है। सेम कंडीशन में लिथियम ऑक्साइड आएगा प्लस आपके पास ऑक्सीजन 2 आएगा, और प्लस आएगा यहाँ पे 2NO और प्लस O2। तो यानी जो इन दोनों की प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है उससे मैच कर गई है। ये भी लिथियम ऑक्साइड आ रहा है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आ रहा है, जबकि सोडियम नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं देता। तो यानी सोडियम के गुण तो मैच नहीं करे, किससे कर गए, मैग्नीशियम के। तो लिथियम एक विकर्ण दर्शाता है किस साथ, मैग्नीशियम से, गुणों के आधार पर। इसे ही हम विकर्ण संबंध कहते हैं। अब आता है प्रारूपी तत्व। प्रतिनिधि बोल देते हैं या प्रारूप बोल सकते हैं। यहां पर वे तत्व जो अपने अपने सभी समूह के तत्वों को रिप्रेजेंट कर दे। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, अगर टीचर बाहर से आता है, कोई शरारत हो रही है या कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आगे मॉनिटर करता है, हाँ बताओ मॉनिटर क्या होता है क्लास में। सेम वही कंडीशन। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अपने समूह के सभी गुणों को दर्शाते हैं, यानी अपने समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें हम तत्वों को कहते हैं प्रतिनिधित्व तत्व कहते हैं। और तीसरे आवर्त के तत्व इसमें सबसे ज्यादा होते हैं। तो तीसरे आवर्त
के तत्व और क्या कहलाते हैं, अपने अपने तत्व अपने अपने समूह के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इन्हें प्रतिनिधित्व तत्व कहते हैं। उदाहरण आपके पास आएगा, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब इसमें आ जाते हैं। जर्मेनियम, जिरकोनियम, बहुत सारे एलिमेंट्स में आ जाते हैं। तो उदाहरण आपको 2-4 याद करने होते हैं। फिर इसके बाद आता है अगला टॉपिक, सिद्ध तत्व हो गया नॉर्मल तत्व। नॉर्मल तत्व कहते हैं। अब आता है कि जैसे हमने फर्स्ट ए या सेकंड ए रखा है, तो अब एक न कोई सभी गुण मैच करते हैं। अब एक तत्व इसमें ऐसा हो जाता है जो मेनली एक उपवर्ग के साथ ज्यादा गुणों में समानता दर्शाता है। तो जैसे हम ले लें, हम फर्स्ट ले लें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेरियम, सीजियम, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया। अब इनमें से नॉर्मल तत्व किसे कहेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल तत्व है वो ए उपवर्ग वाले होते हैं। कैसे होते हैं, ए उपवर्ग, क्योंकि यहाँ सेकंड ए जो होता है उनकी कंडीशन अलग हो जाती है। तो यहाँ विशेषकर जो ए उपवर्ग वाले तत्व हैं वे सब नॉर्मल तत्व कहलाते हैं। उनकी प्रॉपर्टी जो है बी उपवर्ग वालों से थोड़ी सिंपल होती है। अब आता है इसमें नेक्स्ट संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। अब संक्रमण, मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाना है। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, हमने ले लिया Fe ले लिया, आयरन 26 होता है। तो ध्यान देना, सेल में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s2 होता है, 3d हो गया यहाँ पे 6। अब नॉर्मल कंडीशन क्या होती है कि 2 8 18 वाली कंडीशन आती है। यहां कंडीशन क्या है, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 8, बिल्कुल सही आ रहा। लेकिन थर्ड सेल को काउंट करो आप, थर्ड सेल में कितने आ रहे हैं 14 और कितने हैं 2। तो तीसरे सेल में आने कितने चाहिए थे 18, पर है कितने 14। यहां 18 करे नहीं और एक बाहर चला गया, भाई इसे कंप्लीट किए बिना ही बाहर 12 चले गए। अब परिभाषा देखो, वे तत्व जिनकी बाहर से अंदर वाली कक्षा अपूर्ण होती है, ऐसे तत्व जिनकी बाहर से अंदर वाली कक्षा कैसे होती है, अपूर्ण होती है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और ये तत्व जो होते हैं एस और पी ब्लॉक के मध्य के हैं, अर्थात इनकी प्रॉपर्टी एस से पी की ओर जाती है। एस से स्टार्ट हुई और कहा जा रही पी की ओर जाती है, तो इन दोनों के बीच के गुण दर्शाते हैं, तो इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। और ये सभी डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। उदाहरण आपके पास है आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, ये आसान से जिंक, सभी को आसान से याद होते हैं, ये आप इसमें एलिमेंट याद रख सकते हैं। फिर आता है इसमें आंतरिक संक्रमण तत्व, ये होते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व यानी वे तत्व जिनकी बाहर से, जैसे हमने शेल ले लेते हैं इस तरह सुनाता हूं मैं, आप ध्यान देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ लेता हूं और फिर 6 भी लेता हूं। तो अब ध्यान, वे तत्व जिनकी बाहर से अंदर वाली से भी अंदर वाली, ध्यान देना, बाहर से अंदर वाली से भी अंदर वाली कक्षा अपूर्ण होती है, तो स्टेप आ गया, वो कहलाते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। और ये सभी कौन से होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं हम, एफ ब्लॉक के तत्व को कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। उदाहरण आपसे ऐसे रख सकते हो, जैसे आपने लिया एनपी कर लिया, इसमें पीएम हो गया, यूरेनियम हो गया और थ्योरियम हो गया, ये इसके उदाहरण है। इसके लिए मैं आपको याद करने का तरीका दूंगा जिससे कि आसान से आप याद कर सकते हैं। अब इनके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक आपका बचा है उसे समझाना थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, और उसे मैं अभी नेक्स्ट एक वीडियो डालूंगा। और टॉपिक का नाम बता देता हूं मैं, टॉपिक का नाम यहां पर है विद्युत ऋणात्मकता। इसलिए इसे अच्छी तरह से आप याद करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी वो किसकी होगी, विद्युत ऋणात्मकता।